प्यारे बच्चों, अभी आप सप्तम क्लास का प्रथम अध्याय विज्ञान का पढ़ रहे हैं। पहला पाठ में आपको पादपों में पोषण पढ़ना है। पादप का मतलब होता है पौधा और पोषण यानी पौधों में पोषण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। सवाल उत्पन्न होता है कि पोषण क्या है। तो सजीवों को वृद्धि करने के लिए और उसके विकास करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो उसे भोजन से प्राप्त होता है। तो उस भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो विधि है या फिर उसको शरीर में उपयोग करने की विधि है, इसको पोषण कहते हैं। शाब्दिक अर्थों में कहा जा सकता है कि सजीवों को वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब है कि पोषण में जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या क्या है। तो पोषण के आवश्यक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इन सारे चीज़ों का पोषक तत्वों का उपयोग पौधे अपने पोषण के लिए करते हैं। अब है कि पोषण के लिए जो पौधे इन तत्वों का उपयोग करते हैं, इसकी विधियां क्या है, किस विधि से पोषण का कार्य करते हैं। तो पोषण की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण या परपोषण। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जिसमें अधिकांश पौधे आते हैं जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, और वैसे पौधे जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इन पौधों को हम स्वपोषी पौधा कहते हैं। दूसरा है विषम पोषण या परपोषण। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, उसे विषम पोषण या परपोषण कहते हैं। और इस तरह के जीव जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, उस जीव को विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। इसके अलावे पोषण की और भी विधियां होती है, जैसे मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और कीट भक्षी पोषण, जिसके बारे में हम लोग आगे फिर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब है कि जो पौधे स्वपोषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ये किस प्रकार से करते हैं। आपके पाठ में जो एनसीईआरटी ने नए पैटर्न पर जो तैयार किया है, उसमें दो पात्र को रखा है। एक पात्र का नाम है बूझो और दूसरा का नाम है पहेली। ये दोनों प्रश्न करते हैं और उसका जवाब जो है वह आपके लिए जानकारी के लिए आवश्यक होता है। उसी के आधार पर एक बूझो का एक प्रश्न है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसको समझिए कि पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अगर ये तत्व नहीं होंगे तो पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। अब है कि पहेली का इसमें सवाल है कि हमारा शरीर अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। पौधे तो बनाते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता है। तो ऊपर में आप देख चुके हैं कि भोजन बनाने के लिए पौधों में जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होती है, और यह क्लोरोफिल जो है हम लोगों के शरीर में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अगला है कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वह भोजन कहाँ बनता है। तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वह भोजन पौधों की पत्तियों में बनता है, और जहाँ पर भोजन बनता है उस स्थान को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं।
ये खाद्य फैक्ट्री पौधों की पत्तियों में होती है और पौधे उसमें अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधों को भोजन तैयार करने के लिए कच्चे पदार्थ पौधों के विभिन्न माध्यमों से उनकी पत्तियों तक पहुंचते हैं, तब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। फिर एक अगला प्रश्न है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचती है? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण तनों में उपस्थित जाइलम वाहिनियों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचती है। और जल और खनिज लवण तो पत्तियों तक पहुंच गई, लेकिन ऊपर में आपने देखा है कि भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है पत्तियों तक? तो पत्तियों के सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र या सूक्ष्म रंध्र होता है, उसके माध्यम से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंचती है। ये छोटे रंध्र क्या हैं? पत्तियों के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जो द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल के द्वारा घिरे रहते हैं, इन छिद्रों को ही हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। निम्न आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रंध्र क्या है, रंध्र की संरचना किस तरह से होती है, द्वार कोशिकाएं कौन है, रंध्र छिद्र क्या है और इसमें पाए जाने वाले हरित लवण क्या है, गार्ड सेल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको इस तस्वीर में आपको दिख रहा है। दूसरा चीज़ में दिख रहा है कि एक तरफ जो है रंध्र जो है खुला हुआ है यानी ओपन स्टोमाटा है, खुला रंध्र है, और दूसरी तरफ जो है बंद स्टोमाटा है, क्लोज स्टोमाटा है यानी बंद रंध्र है। आगे देखते हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु दूसरे पादप नहीं कर पाते हैं, पादप के दूसरे भाग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप यह जान लें कि पौधों में 3 प्रकार का लवक होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल यानी हरित लवक नामक वर्णक पाया जाता है जो हरी पत्तियों में उपस्थित रहता है, और यह क्लोरोफिल हरित लवक सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पत्तियों में संग्रहित करने का कार्य करता है और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह भोजन का संश्लेषण करने का काम करता है। जबकि पौधों के दूसरे भाग में हरित लवक नहीं होने के कारण वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, लेकिन पौधे के जिस भाग में भी हरित लवक होगा उसमें भोजन का निर्माण हो जाएगा। अब है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण को हम परिभाषा के रूप में जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं जड़ द्वारा ग्रहण किए गए जल से कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस और जल मुक्त करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप नीचे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। इसका सूत्र है CCO2 12H2O। जब आपस में उपस्थित क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का निर्माण और 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O जल का निर्माण करते हैं। कहीं कहीं आपका जो यह समीकरण है, इस समीकरण में H2O दिखने को नहीं मिलेगा, सीधे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रहता है, जो कि गलत है क्योंकि समीकरण का संतुलन नहीं हो पाएगा। इसलिए समीकरण में आपको जल जरूरी होता है दिखाना। आप नीचे के तस्वीर में प्रकाश संश्लेषण को आप देख सकते हैं
कि किस तरह से सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से पत्तियां वायुमंडल से अवशोषित कर रही है, पत्तियों जो हरी पत्तियां हैं उसमें क्लोरोफिल मौजूद है और जड़ से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कर रहा है। इसके उपरांत ऑक्सीजन गैस पत्तियों से बाहर निकल रहा है। जिस तरह से स्टोमाटा से यानी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, उसी तरह से उसी स्टोमाटा से ऑक्सीजन का निर्माण भी होने के बाद में बाहर निकलता है। हम आगे देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं और यह हरा रंग का वर्णक होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट या इसी को मंड, स्टार्च या शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, उस रूप में किया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये सारी चीज़ें जो है वह प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया गया एक अद्वितीय प्रक्रम है, जिसके माध्यम से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये जो सूर्य है वह सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब क्या होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे नहीं कर पाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सभी जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह पौधों में ही होती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अगर यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पौधे भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो किसी भी जीव को भोजन उपलब्ध नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पत्तियों के अतिरिक्त पौधे के दूसरे भाग में जैसे तना और शाखाएं के रंग जहाँ पर हरा होता है वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है और यह खास तौर पर मरुस्थलीय पौधों में ऐसा देखा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ पर पौधे के पत्तियों के अलावे अन्य भाग से भी होता है। एक प्रश्न है कि कुछ पौधों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी तथा भूरे रंग के होते हैं, क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? मैंने ऊपर में बताया था कि प्लास्ट 3 तरह का होता है। उसमें सबसे पहला था क्लोरोप्लास्ट जिसमें हरित लवक था और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसका जो वर्णक है वह विभिन्न रंगों का होता है और यही आपका गहरी लाल, बैगनी, भूरे रंग का जो वर्णक है क्रोमोप्लास्ट है। और इन क्रोमोप्लास्ट में भी, इन वर्णकों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि आपको दिखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन उन जीवों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर जो आपके घरों में दीवारों पर, जलाशयों में काई जो लग जाते हैं उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और वह जो जीव होते हैं, जो काई तरह के जीव हैं, उसका नाम शैवाल होता है। प्रायः जलाशय और नम भूमि में काई जैसी संरचना होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका रंग हरा होता है और वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बखूबी करता है, उसे हम शैवाल कहते हैं। पादप में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ के रूप में संश्लेषित होते हैं, परंतु खाद्य पदार्थ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होते, अन्य खाद्य पदार्थ भी पौधों में संश्लेषित होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, वसा है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है। ये तीनों मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जबकि
प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का भी संयोग होता है और तब प्रोटीन का निर्माण होता है। हमारे भोजन के तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का बहुत बड़ा स्थान होता है। नीचे हमने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र है और प्रोटीन का सूत्र है, इसको अंकित कर दिया गया है। प्रोटीन में जो नाइट्रोजन उपलब्ध होता है वह नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो पृथ्वी पर वर्षा के द्वारा आता है उसे राइजोबियम नामक जीवाणु जो है नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करते हैं और उसे दलहनी पौधे खासकर अवशोषित करते हैं और दलहनी पौधों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और जब नाइट्रोजन की कमी ज़मीन में होती है तो उर्वरक या खाद के द्वारा भी हम लोग मिट्टी को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं और उससे ये पौधे ग्रो करते हैं। आपको मालूम होगा कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है और जब यह वर्षा के द्वारा ज़मीन पर पहुंचता है तो इसी नाइट्रोजन को राइजोबियम जीवाणु जो है यौगिक में तैयार करके और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। नीचे एक फोटो है, तस्वीर है, इसमें आप देख रहे हैं कि पौधे की जड़ है और इस जड़ में बहुत सारी गांठें हैं, छोटी छोटी गांठें आप देख रहे हैं, बहुत सारी गांठें हैं। ये गांठें जो हैं राइजोबियम जीवाणु का है और यह राइजोबियम जीवाणु जो है यही नाइट्रोजन के यौगिक में तैयार करते हैं। क्योंकि कोई भी पौधा सीधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो नाइट्रोजन के रूपांतरित रूप को पौधे ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन को रूपांतरित करने का काम बखूबी तौर पर राइजोबियम जीवाणु करता है। किसान खेतों में उर्वरक और खाद का प्रयोग करके मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी प्रचुरता को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। प्रोटीन खासकर दलहनी पौधों में और वसा तिलहनी पौधों में पाया जाता है। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो वो किस प्रकार से पोषण करते हैं, यह भी एक प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि इस तरह के जो पौधे होते हैं वो परजीवी बनकर दूसरे पौधे पर जीते हैं और इस तरह का जो प्रक्रिया होता है वो परजीवी पोषण होता है। ये परजीवी पोषण क्या है? आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि परजीवी पोषण क्या है। तो जो पौधे अपना भोजन न बनाकर पोषण के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, इस तरह के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। और इस तरह के जो पौधे होते हैं उस पौधे को परजीवी कहते हैं, जैसे अमेरबेल का पौधा। नीचे के चित्र में आप देख रहे हैं कि पौधे, एक पेड़ है, बड़ा पेड़ है और उस पर पीले पीले धागे रंग का बहुत सारा पौधा वो भी है। यही पौधा है जो अमरबेल है और दूसरे पौधों से अपना भोजन जो है वह ग्रहण करता है। अब देखें आप कि ये जो जीव है परजीवी जीव होता है और इस परजीवी जीव को जिस तरह से अमरबेल का पौधा परजीवी है उसी तरह से हमारे यहाँ जो जीव होते हैं जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, जू हो गया, जोंक हो गया, ये भी हमारा खून चूसते हैं और इसे भी परजीवी ही कहते हैं। बस आज हम यहीं पर अपने पढ़ाई को समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में इसका दूसरा जो पार्ट शुरू होगा उसमें हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।